हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम जोमोर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ जोमोर्फोलॉजिकल थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये हमारे सेकंड पार्ट है। इसके प्रीवियसली हमने वीडियो को अपलोड किया था, फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो बेसिकली उस वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बारे में कि जो मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ था, जो मॉर्फोलॉजिकल थॉट का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो हमने उस वीडियो में बेसिकली 4 एज के बारे में पढ़ा था। पहला जो हमारा आता है एंशियंट एज के बारे में पढ़ा था। सेकंड एज हमारा आता है डार्क एज के बारे में हमने पढ़ा था। थर्ड एज के बारे में हमने पढ़ा था जो एज ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म। और हमारा जो फोर्थ एज था वो था एज ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। सो बेसिकली ये हमने 4 पार्ट्स के बारे में कवर किया था प्रीवियस वीडियो में। आई होप कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। तो बेसिकली इस पीरियड में जितने भी सारे जो मॉर्फोलॉजिकल थॉट्स के एवोल्यूशन हुए थे उस वीडियो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न एज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 से लेकर के 1900 के बीच का जो टाइम पीरियड है उस पीरियड के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस फेज वाज डोमिनेटेड बाय यूरोपियन एज वेल एज अमेरिकन स्कूल। यूरोपियन स्कूल में ही बेसिकली हमारा जर्मन स्कूल आ जाएगा, फ्रेंच स्कूल आ जाएगा एंड ब्रिटिश स्कूल आ जाएगा। वही अमेरिकन स्कूल में अमेरिका के जितने भी सारे स्कॉलर्स हैं वो आएंगे। तो बेसिकली यूरोपियन स्कूल कंट्रीब्यूशन जो था वो बेसिकली प्लेस्टोसिन आइस एज, ग्लेशियर इरोजन, मेरीन इरोजन, फ्लूवियल प्रोसेसेस एंड इरोजन कायरिट कास्ट लैंडस्केप के ऊपर ज्यादा था। और इनके जितने भी सारे जो साइंटिस्ट थे दे कलेक्टेड सफिशिएंट एंड कन्विंसिंग एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ टोटल ग्लेशिएशन ऑफ नॉर्थर्न यूरोप ड्यूरिंग प्लेस्टोसिन पीरियड। सो बेसिकली यहाँ पे जो जितने भी सारे मेजर कंट्रीब्यूशन हुए थे वो ग्लेशियल से रिलेटेड था और मेरिन डिपॉजिट से रिलेटेड था, मेरिन लैंडफॉर्म से रिलेटेड था। सो बेसिकली कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ग्लेशिएशन बाय यूरोपियन। सो जो पहला हमारे स्कॉलर्स आते हैं वो जीन डी कारपेंटियर आते हैं। इन्होंने पोस्टुलेट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनेंटल ग्लेशियर एंड आइस एजेस इन 1841, but Agassiz is given credit for the recognition and identification of the presence of ice age during Pleistocene period as he presented his ideas in 1840। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यूरोप है वो बेसिकली नॉर्थर्न हेमेस्फीयर में है वो, और इस टाइम पे जो मॉडर्न एज के टाइम पे जो था वो बेसिकली जितने भी सारे जोमोर्फोलॉजिस्ट या फिर जियोग्राफर्स थे वो स्टडी करते थे ग्लेशियर इरोजन या फिर ग्लेशिएशन के बारे में, कि जो हमारा यूरोप था वो पूरा का पूरा अर्थ से ढका हुआ था, ग्लेशियर शीट से ढका हुआ था, इसी को स्टडी करते थे। और जो सबसे पहला आइडिया जो जिसने पुट किया था इस टाइप की थ्योरी को वो थे एगेसिस। और एगेसिस के बाद 1840 एक साल के बाद जीन डी कारपेंटियर ने इस आइडिया को पोस्टुलेट किया था कि जो हमारा जो यूरोप है वो टोटली कवर्ड था विथ ग्लेशियर शीट। सो दे ओपन दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न यूरोप वेर कवर्ड विथ थिक शीट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स ड्यूरिंग प्लेस्टोसिन पीरियड। जैसे कि मैंने बताया अभी कि जितने भी सारे नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप हो गए वो वो सारे कवर थे विथ ग्लेशियर शीट, थिक शीट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल glaciers. So next scholar is James Geikie, studied different aspects of the Ice Age and published his ideas through his book entitled The Great Ice Age in 1894। So basically जितने भी सारे मैंने यहाँ बुक्स लिखे हैं वो याद कर लेना, और जहाँ जिस फील्ड में जितने भी सारे जोग्राफर से जो मॉर्फोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन है वो याद कर लेना, तो इजी रहेगा आगे में जितने भी सारे आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसको समझने में इजी होगा। तो बेसिकली जेम्स कीकी ने एक बुक पब्लिश किया था द ग्रेट आइस एज 1894 में, और इन्होंने भी जो ग्लेशिएशन ऑफ नॉर्थर्न यूरोप का जो कॉन्सेप्ट था कि जो सारा यूरोप है वो ढका, नॉर्थ यूरोप है वो ढका हुआ है विथ थिक लेयर ऑफ
ग्लेशियर से इन्होंने इस बुक में डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताया था। अकॉर्डिंग टू हिम एन आइस एज इन्वॉल्विंग लॉन्गर जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम इज comprised of distinct several glacial periods which are separated by warm integral periods। तो अब देखो जितने भी प्रीवियस स्कॉलर्स थे जस्ट लाइक जेन डी कारपेंटर, एगसिस, जेम्स गीकी, अब उनके मुताबिक जो था वो एक ऐसा पीरियड था जो नॉर्थ यूरोप को टोटली कवर करता था विद थिक शीट ऑफ ग्लेशियर। बट इनके अकॉर्डिंग जो था वो कवर तो करता था बट डिफरेंट डिफरेंट इन वार्म इंटरग्लेशियल पीरियड्स में कवर करता था, यानी कि जितने भी सारे एवोल्यूशंस ऑफ ग्लेशियल पीरियड इंटरग्लेशियल पीरियड्स भी हुआ था उस टाइम पीरियड में, इन्होंने ही बताया था फर्स्ट पहले। अब इनके बाद जो एल्बर्ट पेंक और ब्रकनर थे इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था ओवर द एल्प्स, और इन्होंने पाया कि 4 ग्लेशियर पीरियड्स होते हैं ड्यूरिंग प्लेस्टोसिन एज। उन 4 ग्लेशियर पीरियड का नाम था गुन्स, मिंडल, रिज एंड वॉर्म, which were separated by 3 warm interglacial periods। So basically these are the time periods which were differentiated by 3 warm interglacial periods। So अब जो हमारा कंट्रीब्यूशन है यूरोपियन कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इन द फील्ड ऑफ मेरीन डिपॉजिट्स बाय यूरोपियन। सो बेसिकली सर एंड्रू रैमसे जो थे ही presented the detailed description of marine platforms made by marine erosions in Wales and SW England। SW England बेसिकली साउथ वेस्ट इंग्लैंड में जितने भी सारे मेरीन इरोजन होता था उन्होंने स्टडी किया था। अब इनके बाद जो स्कॉलर्स आते फर्डिनांड वॉन रिक्टोफन, इन्होंने बेसिकली ही मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेरीन इरोजन ड्यूरिंग हिज विजिट टू चाइना। सो बेसिकली इन्होंने फर्डिनांड वॉन रिक्टोफन ने ही जो लॉयस फॉर्मेशन होता है उनके बारे में बताया था, लॉयस फॉर्मेशन के बारे में बताया था, और इन्होंने जो कोल फील्ड स्टडी किया था चाइना का। और इस टाइम पीरियड में इन्होंने मेरीन इरोजन के बारे में भी अपने आर्टिकल्स लिखे थे। जीसी ग्रीनवुड ए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ subaerial erosion। So basically all the erosion that occurs above the sea level are subaerial erosion। So basically ये सारे कंट्रीब्यूशन थे in the field of marine erosion। He is considered to be the first geoscientist to postulate the concept of base level of erosion even before मेजर पोवेल इन यूएसए। तो बेसिकली जो जीसी ग्रीनवुड थे इन्होंने जो बेस लेवल का कॉन्सेप्ट दिया था वो मेजर पोवेल से पहले दिया था, और ये बेस लेवल का कॉन्सेप्ट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्कॉलर आते हैं जोक्स, इन्होंने जो वाटर को डिवाइड किया था टू कैटेगरीज में। पहला जो वाटर है पहला जो रिवर है वो ट्रांसवर्स स्ट्रीम्स है विच फ्लो अक्रॉस द जियोलॉजिकल स्ट्रेस, और दूसरा जो वाटर स्ट्रीम्स है या फिर रिवर है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीम्स विच फॉलो द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइक्स ऑफ रॉक वेस्ट। तो बेसिकली इस दोनों में डिफरेंस है कि जो ट्रांसवर्स स्ट्रीम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट वैलीज के या फिर बोल सकते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पास करते हुए जाते हैं, बट लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा नहीं, वो जस्ट डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और वो सी लेवल के तरफ जाते हैं विद द वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। सो डिफरेंस यही ट्रांसवर्स में बेसिकली बहुत सारे जो लॉजिकल स्ट्रक्चर आते हैं बीच में, और वो इंटरप्रेट करते हैं जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी को कम करते हैं, बट लॉन्गिट्यूडनल में वेलोसिटी कम नहीं होता है, वो सी लेवल की तरफ जाते रहता है। सो यही मेजर डिफरेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकन स्कूल के बारे में। अमेरिकन स्कूल इज क्रेडिटेड फॉर मेकिंग मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जोमोर्फोलॉजी। बेसिकली इन जो अमेरिकन स्कॉलर्स थे वो जोमोर्फोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, उन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ जोमोर्फोलॉजी। द लास्ट 2 decades of 19th and first 2 decades of 20th century are considered as golden age, not only of American geomorphology but also of world geomorphology, because it was this period when for the first time general theory of landscape development was propounded by W.M. Davis। So basically W.M. Davis यानी William Morris Davis, he is also considered as the father of जियोमॉर्फोलॉजी। इन्होंने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, और इस पीरियड को बेसिकली हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। सो पोवेल, गिलबर्ट, डटन, डेविस जैसे बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जो कि सबएरियल डेनुडेशन प्रोसेस को डिफाइन किया था। सो पहले जो स्कॉलर्स थे वो मेजर जब JW पोवेल थे। इनको अकॉर्डिंग जो था ये बेसिकली एक मेजर थे इन द अमेरिकन आर्मी। थ्रू ए स्टडी ऑफ Colorado Plateau, Unita Mountain suggested geological structure as a base of the classification of landforms। His most contribution in the field of
पोस्टुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल इरोजन। तो बेसिकली JW पॉयल का जो कॉन्सेप्ट था बेस लेवल इरोजन, वो ये है कि जो भी जितने भी सारे वर्टिकल इरोजन होंगे, जो जिसको बेसिकली वैली डिपेंडिंग या फिर डाउन कटिंग भी कहते हैं, बाय स्ट्रीम्स यानी कि रिवर्स के थ्रू, वो एक टाइम ऐसा आएगा वो जब वो सी लेवल के बराबर आ जाएगा, यानी कि जितने भी सारे वर्टिकल इरोजन होते रहेंगे एक अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म्स में थ्रू स्ट्रीम्स, और एक वो रिवर के थ्रू एक ऐसे टाइम पे आ जाएगा जो वो सी लेवल के बराबर आ जाएगा। He also opined that if the pluvial processes were allowed to erode the landmass uninterruptedly for fairly long period of geological time, the high landmass, वही मैंने बताया कि जो हाई लैंडमास यानी कि अपलिफ्टेड लैंडमास होते हैं वो सी लेवल के बराबर आ जाएंगे, और उस चीज को बेसिकली जो हमारा बेस लेवल एरोजन उसी चीज को कहते हैं, और इसी चीज को बेसिकली डेविस ने पेनिप्लेन के टर्म से इंट्रोड्यूस किया था इन साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ geographical cycle. So next scholar is J.K. Gilbert. He is considered as the first real geologist of America who contributed in the field of systematic as well as quantitative geomorphology. तो बेसिकली geomorphology को quantitative techniques में इन्होंने ही बदला था, और इन्होंने नंबर ऑफ लॉज दिए थे, जैसे कि लॉ ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप, लॉ ऑफ स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ डिवाइस, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एक्लिविटी। एक्लिविटी बेसिकली होता है स्लोप टाइप का होता है, जो अपवर्डेड स्लोप टाइप का होता है। लॉ ऑफ टेंडेंसी टू इक्वलिटी ऑफ एक्शंस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सेट्रा। ही वाज द फर्स्ट geoscientist to propound the concept of graded profile of a river to establish a relationship among the load, volume, velocity and channel gradient on the basis of quantitative analysis of these variables। तो बेसिकली इन्होंने जितने भी सारे जो ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ ए रिवर का कॉन्सेप्ट दिया था इन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में एनालाइज करके इन्होंने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ लोड, वॉल्यूम, वेलोसिटी को बहुत सा चैनल ग्रेडियंट को दिखाते हुए। सो नेक्स्ट स्कॉलर इज CF डाल्टन। तो इन ये जो थे फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे टू यूज द टर्म आइसोस्टेसिस। तो बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम को जो कॉन्सेप्ट है CF डाल्टन ने दिया था टू डिनोट इक्विलिब्रियम कंडीशनल टू डिनोट इक्विलिब्रियम condition of upstanding and downstanding land masses of the earth surface। so basically जो equilibrium का concept है इन्होंने CF डटन ने दिया था during his study and investigation of Colorado Plateau and Grand Canyon of the Colorado River। He opined that the present canyon was the result of long continued period of fluvial erosion, to which he assigned the term period of great denudation। so basically he was the one who give the concept of आइसोस्टेसिस। अब आइसोस्टेसिस बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, और आइसोस्टेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स आए थे जस्ट लाइक एरी का कॉन्सेप्ट जो आइसोस्टेसिस के रिगार्डिंग था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है, और इसको हम लोग आगे जो हमारा वीडियोस आएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इन जो यहाँ पे बस याद ये रखना कि CF डटन वाज द हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट आइसोस्टेसिस एंड ही आल्सो कॉइन्ड द टर्म आइसोस्टेसिस। So next scholar is W.M. Davis। तो basically he is known as the father of geomorphology, और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। He is considered as to be the patron of the science of geomorphology as well as the father of geomorphology because significant contribution in the different fields of geomorphology। So basically Davis is credited for the postulation of first general theory of landscape development, which in fact a synthesis of his three major concepts: complete cycle of river life, geographical cycle, इसको बेसिकली विलियम मॉरिस का डेविस साइकिल भी कहते हैं, और एक स्लोप्स एवोल्यूशन थ्योरी दिया था। तो बेसिकली इन्होंने बहुत सारा तीन मेजर कॉन्सेप्ट दिए थे रिगार्डिंग कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ, और एक डेविस साइकिल, और एक स्लोप एलिवेशन साइकिल। तो बेसिकली दिस जो इनका जो स्कूल था वो अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी था, तो बेसिकली उसको डेविसियन स्कूल ऑफ ज्योमोर्फोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ ज्योमोर्फोलॉजी। तो बेसिकली अब हमारा जो एज आ जाता है वो आता है 20th सेंचुरी, यानी कि 1900 से लेकर के 1950 तक का जो एज है वो इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। सो बेसिकली द जब हमारा डेविस ने दिया था 1899 में, उन्होंने डेविस साइकिल थ्योरी दिया था, इरोजनल साइकिल थ्योरी दिया था डेविस ने 1899 में। उस टाइम के उस थ्योरी के बाद उसका जो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ था, और इस पीरियड में बेसिकली मॉडर्न एज ऑफ 20th सेंचुरी में
ये डोमिनेंट हुआ था, और डब्ल्यू एम डेविस का जो थ्योरी था साइक्लिक नेचर ऑफ लैंडफॉर्म्स, वो डोमिनेट करता था। और इसका जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत सारे स्कॉलर ने किया था, और उनमें से एक था पेंग, जो कि जर्मनी के थे। So basically, Davis identified three basic factors which control the evolution of landforms. तो basically, landscape is a function of structure, process and time. इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, यानी कि जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स बनेंगे हमारे अर्थ सरफेस पे, वो बेसिकली रिजल्ट होगा, किस चीज का रिजल्ट होगा, फंक्शन का, प्रोसेस का एंड टाइम का, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर का, प्रोसेस का, टाइम का। और इनको बेसिकली डेविस ट्रायो के नाम से भी जानते हैं, या फिर ट्रायो ऑफ डेविस के नाम से भी जानते हैं। So what is trio of Davis? So trio of Davis is landscape is a function of structure, process and time. The Davisian model of geographical cycle met with a strong criticism. So basically इसका criticism भी हुआ था, his concept of rapid and erosionless upliftment. तो basically इनका जो concept था, इन्होंने एक गलती की थी कि जो अपलिफ्टमेंट होता था वो कंप्लीट अपलिफ्टमेंट के बाद में जो इरोजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा ये गलत है। और बहुत सारे स्कॉलर्स आए और उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और उनमें से एक था वॉल्टर पैंग। सो बेसिकली ऑफ साइक्लिक नेचर इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म पार्टिकुलर बाय द जर्मन स्कॉलर्स, या जर्मन स्कॉलर्स, बेसिकली जो मेन था वो था पैंग। सो द जर्मन क्रिटिक्स ऑफ डेविजियन, अब देखो जितने भी सारे जर्मन क्रिटिक्स थे ऑफ डेविजियन मॉडल, इनके दो कैटेगरीज पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया। पहला जो है कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ओपोनेंट्स प्लेडेड फॉर द आउटराइट रिजेक्शन ऑफ द साइक्लिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली पहले लोग जो थे चाहते थे कि वो कंप्लीट रिजेक्शन चाहते थे वो साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेविस का। और सेकंड जो चाहते हैं वो कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं इन दिस within this theory. So basically according to Planck, landform development is not time dependent. So basically as he envisages by Davis, rather it is time independent. So Walter Planck, through his morphological analysis and morphological system, tries to reconstruct and interpret past events of crustal movements on the basis of exogenetic process and morphological characteristics. तो बेसिकली जो वॉल्टर पैंक थे, ये बेसिकली सन थे एल्बर्ट पेंग के, जिन्होंने हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वेल एल्बर्ट पेंग उनके सन थे। तो इनको इनका जो मेजर, इन्होंने भी एक वर्ल्ड पेंग साइकिल के नाम से इन्होंने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ए न्यू ब्रांच ऑफ जोमोर्फोलॉजी, अब देखो इस पीरियड में बेसिकली एक न्यू ब्रांच ऑफ जोमोर्फोलॉजी इमर्ज हुआ था, जिसका नाम था क्लाइमेटिक जोमोर्फोलॉजी। इस जोमोर्फोलॉजी में बेसिकली कहा जाता था कि each climatic type produce its own characteristics of assemblage of landforms। so basically climatic geomorphology में यही है कि जितने भी सारे landforms are determined by the produces types of produce its own characteristic assemblance of landforms। so अब हम लोग पढ़ेंगे रिसेंट ट्रेंड्स। तो बेसिकली आज का रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, तो 1950 से लेकर के 2000 ईस्वी तक पढ़ेंगे। वाज डिबेटेड फॉर द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, जहाँ पे जो 1950s का एरा था, इस टाइम पे क्वांटिटेटिव स्टडी बहुत ज्यादा होता था। और यहाँ पे जो डेविसियन का कॉन्सेप्ट साइक्लिक मॉडल था वो टोटली नेग्लेक्ट कर दिया था, और जो जो मॉडल्स थे वो विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इमर्ज हुए थे। और इस पीरियड में बेसिकली बहुत सारे स्कॉलर्स आए, जस्ट लाइक जेटी हैक एंड आर जे चॉर्ले, रिचर्ड जॉन चॉर्ले एंड जॉन टिल्टन हैक। इन्होंने बहुत कॉन्सेप्ट दिए थे, मॉडल्स दिए थे विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। और ऐसे भी स्कॉलर्स आए जो कि टाइम इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप एंड सिस्टम कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। अब हेकेनियन ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था हेकेनियन मॉडल ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो डेविस का साइकिल था उसी के टाइप के ये भी एक साइकिल था विद द बट इन्होंने विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के मदद से इस मॉडल को प्रिपेयर किया था। एंड विच सेज landscape as the result of balance between the resistant force of geomaterials and erosive force of the geomorphological processes acting on them. So basically according to them, it is the result of balance between the resistant force of geomaterials, यानी बेसिकली जो crustal materials होते हैं, crustal rocks होते हैं वो, और erosive forces यानी कि जितने भी सारे forces act करते हैं उस surface के ऊपर। So basically these are the results of the and that results into a landform development.
It may be pointed out that even Hack could not escape. So basically Hack ने भी ये माना कि जो जो साइक्लिक नेचर ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है वो टोटली ट्रू है, दैट इवोल्यूशन इज also a fact of nature and that the inheritance of the form is always a possibility. So basically हैक ने भी ये माना, साइक्लिक कॉन्सेप्ट को माना था, और this quantitative approach result in the formulation of functional theory of landscape development, which lays more emphasis on the logical analysis of relationship between forms and related processes based on quantitative data derived through field इंस्ट्रूमेंटेशन। तो बेसिकली अब जो मॉर्फोलॉजी में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आ गया था, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के वजह से मदद से स्टडी किया जाता था, और जो मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन उस टाइम पे चेंज हुआ था कि जो जितने भी सारी फॉर्म्स है इस वो स्टडी होंगे इन द विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेसेस और विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी का जो डिसिप्लिन का डेफिनेशन है वो और एक बार चेंज हो गया था, और जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो इंट्रोड्यूस हो गया था जो मॉर्फोलॉजी में। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको जो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड और भी ऐसे ही कंटेंट देखने हैं, ऐसे ही टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।